बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं डॉक्टर सनगौरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बातें बहुत हो रही हैं कि जनाब मुल्क में बेहतरी आ रही है, लेकिन कुछ ख़बरें अभी जब मैं प्रोग्राम की तैयारी कर रही थी, टॉपिक्स मेरे पास आए और लेकिन हम कहते हैं ना जी, स्क्रॉल करते करते बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। सोशल मीडिया का दौर है, ये वही सोशल मीडिया का दौर है कि जिन लोगों को सोशल मीडिया ने आगे बढ़ाया, आज वो लोग भी इसी सोशल मीडिया से शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये वही सोशल मीडिया का दौर है जिसने उन हुक्मरानों की यहाँ पे जनाब तमाम कत्थे चत्थे खोल दिए हैं, जो बड़ी खुश उसलूबी से आपके सामने कैमरे के सामने आते हैं और कहते हैं बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा है। जिस तरह से मैंने कुछ दिन पहले अभी मुर्तज़ा वहाब साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहना चाहिए उसको, एक तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। और मुझे ये हैरत होती है कि जब आप किसी की तकरीब से और कोई ओहदे पे और ख़ास तौर पर सरकारी ओहदे पे है, वो जब किसी तकरीब से ख़िताब करता है तो अपनी परफॉर्मेंस की बात करे। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की बात की, उन्होंने पानी के कराची में जिस तरह से सप्लाई हो रहा है उसके हवाले से बात की। उन्होंने ये भी बताया कि 2001 का जो मसला था उन्होंने हल किया। आप बिल्कुल बताइए, लेकिन साथ साथ अपने हरीफों का नाम लेना और हरीफों का नाम लेके बात करना, ये किसी उस शख्स पे माजरत चाहती हूँ, उस शख्स पे जो है ये अच्छा नहीं लगता जो किसी सीट पे बैठा हुआ हो। इसी तरह से अगर आप देखें कि हालात इतने ही बेहतर हैं तो कराची में अभी मुस्तकिल तौर पे कुछ वारदातों का सिलसिला एकदम हाई लेवल पे पहुंच चुका है। उसमें आप देख सकते हैं कि आज की जो ताज़ा खबर है उसके मुताबिक डॉक्टर आकाश नामी एक 28 साल लड़के का इस वक्त डकैती के दौरान मर्डर हो गया और उस पर कोई भी इस वक्त जवाब नहीं देगा। मेरा ख्याल है कि ये खबर कराची की आपको बड़े मीडिया पे नहीं नज़र आती और बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे गिडाप टाउन में घर में डकैती होती है और उस डकैती में तकरीबन घर वालों के मुताबिक 12.25 करोड़ का सामान घर से चला जाता है। पुलिस के मुताबिक वो तकरीबन 8 करोड़ का सामान है। साथ साथ एक मोबाइल फ़ोन की दुकान पे डकैती होती है और उस शख्स का तमाम बिजनेस वो तबाह करके चला जाता है। ये जनाब ये मलीर साइड पे हुआ है। ये 3 वारदातें वो हैं जो मैं 3 दिन की आपको बता रही हूँ। फिर आप ट्रॉलर्स की टक्कर ले लेंगे जनाब, वहाँ पे हिट किया, वहाँ पे कोई जो है जान की बाजी हार गया है या कुछ और हुआ है। यहाँ पे गन पॉइंट पे डकैतियाँ हो रही है। मुत्तहिद ऐसे वाक़यात हैं कि मेरी ज़ुबान और मेरा दिमाग उस पर काम नहीं करता कि मैं किसका जिक्र करूं और किसका जिक्र ना करूं। मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूं कि 3 दफ़ा तो मैं भी इन तमाम चीज़ों का शिकार हुई हूं। आज के प्रोग्राम में एक तो ये भी बात करेंगे कि महंगाई इस सतह पे पहुंच चुकी है कि लोग जहनी मरीज़ बन चुके हैं। वो लोग जो शायद इस तरह से डकैतियाँ करना नहीं चाहते थे, वो लड़के भी डकैतियों में इन्वॉल्व हो गए क्योंकि ये ईजी मनी का रास्ता है। यहाँ पे जो जिसको आप जेंजी कहते हैं वो भी एग्जॉस्ट होते हुए आपको नज़र आते हैं, वो मुल्क से बाहर होते जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं इस वक्त 1 साल के दौरान जो कि मुल्क से बाहर जाने की कोशिश इन्होंने की, जिसमें 4 लाख के करीब एक तादाद आ रही है जिनको ऑफ लोड किया गया है। मैं उनकी बात नहीं करी जो मुल्क से बाहर गए, वो ऑफ लोड इसलिए किया गया है कि वो किसी ना किसी तौर से गलत तरीके से मुल्क से बाहर जा रहे थे। एक तो ये मसला है जिस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरा अहम टॉपिक जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, जिस पर भी मौजूदा कुछ दिनों में हमने देखा कि बहुत बहस छिड़ चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको बाकायदा एक कानूनी हैसियत दे दी थी, लेकिन इस वक्त तक उस्मानी साहब का एक फतवा आता है जिसमें कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो हराम है, हलाल नहीं है। इस फतवे के असरात किस तरह से आगे जाएंगे और किस हद तक ये ठीक है गलत है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में हम मुतारिफ कराते हैं आपको। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उबैद शाह साहब, आप तज़कियाकार हैं। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है ज़फ़रुल जमील शेख साहब ने, आपके HRM पार्टी के चेयरमैन है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है अशरफ गौरी साहब ने, माशी तज़कियाकार हैं। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। आपकी तरफ आते हैं उबैद शाह साहब। उबैद शाह साहब, जिस तरह मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में कहा कि इस वक्त बहुत तेज़ी से वारदातों में इजाफा हो रहा है, साथ तौर पर जहनी एक तनाव का मैंने जिक्र किया, जिसमें कुछ दिन पहले मैंने देखा कि जी 1-2 बेटों ने मिल के बाप को कत्ल करने की प्लानिंग की और बाप को कत्ल किया। आज एक और न्यूज़ आती है कि बेटे ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया है और फिर जो ज़्यादती के वाक़यात हैं उसमें भी इजाफा हुआ है बच्चों की। क्या समझते हैं ये वाक़यात क्यों रोनुमा हो रहे हैं, इतना ज़्यादा क्यों हो चुका है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, क्यों बड़ा गहरा सवाल है, फिर तो इस पर फ़लसफ़ियाना मंतक़ की ज़रूरत है। इसलिए कि क्यों की तो बहुत गहराई है, आप कहाँ जाएं। अब वो मजबूरी है कि हमें भी वो कहते हैं अल्लाह झूठ ना बुलवाए, एक कहा महावरतन लोग कहते हैं अल्लाह झूठ ना बुलवाए। लेकिन हकीकत भी है कि यहाँ जो अरबाब इक़्तिदार हैं और जो असल इस मुल्क के पावर के यानी इक़्तिदार की रागे रगे वो कहते हैं ना क्या बागें संभाले हुए हैं लोग,
उन्हें इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसका लेवल क्या है। और इतने सालों में मैंने कभी शायद अपनी कोई 25-30 साल के पेशा वराना ज़िंदगी के दौरान कभी कोई लीडर देखा नहीं जिसने कभी ह्यूमन कैपिटल पर बात की हो, सिवाय एक इमरान खान के। मैं तो बानी बानी कहने पे यकीन ही नहीं रखता हूँ। तो वो उन्होंने मैंने सुना तो उन्होंने कई दफ़ा कहा जी पाकिस्तान का ह्यूमन कैपिटल ऐसा वैसा वैसा। अब हमारी जो बच्चों की तरबियत है ना, और उनकी तरबियत और उनकी तालीम से आप शुरू करें और उनकी वैल्यूज़ को आप देख, जब आप किसी बच्चे को या किसी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को तैयार करते हैं तो वो अगली नस्ल आपको वही फ्रूट डिलीवर करती है जो उसने लिया होता है। आप यहाँ लोगों के रवैये देखें, आप यहाँ लोगों की जहनी कैफियत देखें, आप यहाँ लोगों के हालात देखें। आप ये वो जो इकबाल का शेर सुना देते हैं ना लोग बड़ी तरंग में कि बड़ी जरखेज़ है ये मट्टी साखी, वो किसी और के लिए शायद इकबाल ने कहा होगा, अभी तो रेलिवेंट भी नहीं रहा। अगर अल्लामा इकबाल पैदा हो जाते तो खुद ही मिटा देते अपने दीवान से ये शेर, या कहते भाई कम से कम आप लोगों के लिए नहीं है, बड़ी मेहरबानी आपकी। बात ये कि आप ऐसे रवैये आपको, आप सड़क पे देख लें, यहाँ मोटरसाइकिल का लोगों का पेट्रोल खत्म होता है ना, अपनी मोटरसाइकिल को गंदी गंदी गालियां बक रहे होते हैं। कोई किसी, आप दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम जापान है। क्यों है? क्योंकि वो अपने बच्चों को 5वीं क्लास तक कोई सब्जेक्ट दुनिया का पढ़ाते नहीं सिवाय इसके कि अखलाक, अदब, तमीज़, आदाब, माशरत और सलीका सिखाएं, नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन, सफाई सिखाएं। आपके माशरे में क्या है? आपके माशरे में हर आदमी को करप्शन का मॉडल हो चुका है, इजी मनी चाहिए। हर शख्स चाहता है मैं किसी तरह पैसे छीन लूं, कमा लूं, एक रात में दौलतमंद हो जाऊं। किसी का कोई वैल्यूज़ नहीं है, किसी को भी मारे, किसी का भी गला काटे। यहाँ आप माएँ और बाप अपने बच्चों का कत्ल कर देते हैं। यहाँ 5-5 बच्चों की माएँ घरों से भाग जाती हैं दूसरों के साथ। पता नहीं क्या क्या आपको देखने का मिलेगा। आप हैरान होंगे कि ये कौन सा माशरा है, क्या दुनिया है, कहाँ रहते हैं हम। आपको शर्म आएगी यार, हम अपने बच्चों तक ये बातें ना पहुँचने दें, या हम कहीं भाग जाएं, कहाँ चले जाएं। यहाँ जिन लोगों के हाथ में इख्तियार है वो इस बात की कोई परवाही नहीं करते कि ये भी मौज़ूआत हैं इस सोसाइटी के, इनमें भी कुछ काम होना चाहिए। उनको सिर्फ गर्ज इस बात से है कि गवर्नमेंट उनकी मर्जी की बने, सामने एक बोरी रहे, वो बोरी खाए, गाली जो भी करे, हमारे जो मामला हैं हम चला लेंगे अच्छी तरह। इससे ज़्यादा उन्हें कोई गर्ज नहीं है। मैं तो उनको भी हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदा का वास्ता ये सब काम भी करते रहो, अल्लाह का वास्ता है तालीम और इंसाफ को कुछ कर लो। आपको अगर सिटी कोर्ट में आप एक चक्कर लगा के आए तो सिटी कोर्ट आपके ख्वाब में पता नहीं कितने दिन तक आता रहेगा। अगर आप एक हसास इंसान हैं आप सो नहीं पाएंगे कितने दिन तक, जो आपको वहाँ मनाजिर नजर आएंगे। किसी मुल्क की अदालत ऐसे होती है, इंसाफ ऐसे मिलता है। अभी तो हाई कोर्ट में स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन थी हाई कोर्ट की कि कराची के सिविल सूट्स नो लिमिट हाई कोर्ट चले जाते थे। हाई कोर्ट ने सब नीचे भेज दिया, भाई हमें नहीं सुनना, हमारे पास सिर्फ अपील लाओ। अब जो अदालत का अशर है आप जाके तरह देख लें एक दिन, अल्लाह ना करे आपको अदालत कभी जाना पड़ जाए। अगर जाना पड़ जाए तो आप देखें माओ के लालों के साथ क्या होता है। किसी की पुलिस वाले से कोई बदतमीजी कोई होती है, वो 6 महीने से जेल में पड़ा होता है, कॉलर फैलाए हुए बेचारा धूप में रोड पे बैठा, माएँ निवाला खिला रही होती हैं। किसी का कुछ हाल, किसी का कुछ हाल, आप जाके देखें। बात ये, और इंसाफ और तालीम, 2 करोड़ 60 लाख बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं, वाइपर लिए हुए, फूल बेच रहे हैं, कह रहे हैं कुछ ले लो हमसे कोई, और 4-4 साल के बच्चे भीख मांगने के लिए हाथ फैला रहे, कुछ खिला दो, जरा खिला दो। तो क्या इस मुल्क में क्या है आप मुझे बताएं। ये लोग जो इस मुल्क को चलाते हैं, मैं नाम किसी का लेता नहीं, जिसको कह रहा हूं उसको खुद ही पता होगा, है ना। जो लोग इस मुल्क को चलाते हैं वो कम से कम अगर इतनी मेहरबानी कर दें, उन्हें ये मुल्क रखना है बरकरार, ये वाली प्रॉपर्टी अपने पास रखनी है, तो भाई एजुकेशन और इंसाफ इन 2 शोबों का कुछ कर लें, वरना आगे जो सारा कचरा है। अब ये 2 करोड़ 60 लाख बच्चे, इनफैक्ट 10 करोड़ लोग हैं, हर बच्चे के माँ बाप या भाई बहन होते हैं ना, 4-5 लोग जुड़े होते हैं ना, सारे ही जाहिल है, किसी को परवाह नहीं है कुछ सीखने की, किसी को कोई तमीज नहीं सिखा रहा, किसी को कोई इल्म नहीं दे रहा, किसी को कोई रोजगार का जरिया नहीं दे रहा। आप बताएं अगर आप एक आदमी को सड़क पर छोड़ेंगे, एक बच्चे को सड़क पर ही उसने बड़ा होना है, वो क्या अपनी रोजगार का क्या बंदोबस्त करेगा। आपको बताएं बंदोबस्त कि वो अपनी बंदोबस्त ये कर लेगा। ऐसे ही जनाब। और लगता है कि जो नई पार्टी आती है कोई सी भी, वो कुछ ना कुछ एजेंडे पे काम करती है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब को हम देख रहे थे कि वो काफ़ी अरसे से ये जो तालीम है ख़ासतौर पर उस पर बात कर रहे हैं, सिंध हुकूमत की या कराची की, हम कोई भी बात करें, लेकिन उन्होंने ख़ासतौर पे एक एजेंडा इस वक्त अपनाया है। वो कहते हैं कि जनाब आप सड़कें ना बनाएं, आप कुछ ना करें, आप सिर्फ जो है वो प्राइमरी की और मैट्रिक तक की एजुकेशन को बेहतर कर दें। बस
इसी से ही बहुत बेहतरी आ जाएगी। आपकी तरफ आते हैं ज़फ़रुल जमील शेख साहब। यहाँ पे बात हो रही है कि जी कौन किसको, सबको ये फ़िक्र है कि उसको गवर्नमेंट कैसे बनानी है और अपने फ़ायदे कैसे देखने हैं। अभी नया एक लतीफ़ा सामने आया कि इस वक्त हम बलूचिस्तान में जहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे हमारे एफसी पुलिस जो है उनके एहलकारों को मारा जा रहा है, लेकिन वहीं पे असेंबली में एक आवाज़ उठती है ब्लू पासपोर्ट के हवाले से, और उसमें कहा जाता है जनाब 28 साल तक के ज़ेर कफ़ालत बच्चे, यहाँ पे 4 साल के बच्चे की बात हो रही है, वहाँ पे कहा रहा है 28 साल के ज़ेर कफ़ालत बच्चों का भी जो है ब्लू पासपोर्ट हो। सिंध और पंजाब में तो पहले ही फैसिलिटी थी, बलूचिस्तान में भी सवाल उठ रहा है। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्रायोरिटीज़, दोस्त ने बहुत अच्छी बात की, मोहतरम दोस्त ने, कि हमारे यहाँ जो ह्यूमन कैपिटल है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, उस पर तो ग्रेजुएशन में नहीं है कोई सब्जेक्ट। वो तो इनिशियल बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन हो, जबकि ये सब्जेक्ट अब पूरी सिविलाइज वर्ल्ड में शुरू दिन से बच्चे को पढ़ाए जाते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर क्या होना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं, ये बेसिक मसला ये है। उसके बाद आप निकल जाइए, जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होना निकलता है, बाशऊर हो रहा है, मैट्रिक में आ गया मिसाल के तौर, पहली बात तो एजुकेशन पे आपने सही कहा, ढाई नहीं, इस वक्त कोई 3.5 करोड़ बच्चा हमारा बाहर है इस वक्त स्कूल से, जबकि आपका कानून आइन कहता है कि 5 साल से लेके 16 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन देंगे आप, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी और आपके ये हाई स्कूल लेवल पर फ्री एजुकेशन। वो आज तक कोई एक स्कूल दिखा दीजिए आप फ्री हो। कराची में लास्ट टाइम ही आपको बताया था 3,500 बिल्कुल रिकग्नाइज बिल्डिंग्स हैं ऑफ द स्कूल्स, और कराची के अंदर इस वक्त जो है रफली 50 लाख बच्चा सड़कों पे घूम रहा है, और यही सड़कें क्रिमिनल की नर्सरी बन जाती हैं जब उसको कोई गाइडेंस नहीं होती। माँ बाप बेचारे लड़ी लगा रहे हैं, माँ के घरों में काम कर रही, बाप लड़ी लगा रहे हैं, वो उसने क्या पिकअप करना है। तो ये तो एक बिल्कुल आपकी लोअर क्लास हो गई। अब आप आ जाइए मिडिल क्लास, जो कि तकरीबन ख़त्म हो गई है। अब बच्चा जब मैट्रिक करके बाहर निकलता है, कॉलेज में आता है, उसको थोड़ी आज़ादी दी जाती है। अब तो खैर पहले दिन से आज़ाद होता है, हमें अपने ज़माने की बात बता रहे हैं। हाँ भाई, आप थोड़े आज़ाद हो गए, अब यू कैन डू ऑन योर ओन, यू कैन गो सर्टेन प्लेसेस बाय इन्फॉर्मिंग योर पेरेंट्स। एक वो थी हमारे यहाँ की तहजीब थी, वो भी अच्छा। अब उसके जब वो निकलता है वो सड़क के ऊपर, तो बिल्कुल अगर मैं कराची को देखूँ तो यहाँ सवाए खुद ही सड़कों में कुछ है नहीं, ये रॉबर्स हैं। हाईएस्ट रेट रहा है पिछले 3 महीने में जून का, रॉबरीज के अंदर, स्नैचिंग के अंदर और लॉ एंड ऑर्डर के अंदर, कराची में सिर्फ कराची के अंदर। तो ये सूरत हाल होगी। उसको एक नीट एंड क्लीन कोई एंटरटेनमेंट भी चाहिए जो पूरी दुनिया में दिए जाता है। कोई अच्छे पार्क हो, जहाँ जाके बैठे अपने दोस्तों के साथ, कोई समझिए कि ऐसे रेस्टोरेंट हो जहाँ पे वो अफोर्ड कर सकता हो आपके मिडिल क्लास का बच्चा अपने दोस्तों के साथ जाके कॉफ़ी, जो कि हमारे ज़माने में कॉलेज के ज़माने में होते थे, अच्छे अच्छे आपके कॉफ़ी शॉप्स होते थे, रेस्टोरेंट्स होते थे। जैसे कॉफ़ी शॉप है उसमें 1,000 रुपए की, जी हाँ, एक कॉफ़ी बिल्कुल, ये कॉफ़ी तो उससे भी ज़्यादा है, चाय आपको 1000 के लगभग मिलेगी। तो कहाँ से अफोर्ड करेगा वो, जब उसका आपने इंसान का एंटरटेनमेंट ख़त्म कर दिया, उसकी इनकम ख़त्म कर दी, और बाहर निकलता है तो उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली या तो मारा जाएगा या वो मारना शुरू कर देगा। वही एग्जैक्टली हो रहा है। सर मैं एग्जैक्टली आपसे जो पूछना चाहती हूँ वो ये है कि रॉबरीज बहुत हो रही हैं, वारदातें बहुत हो रही हैं। एक तरफ हम कराची की आबादी की बात करते हैं, फिर वही बात आ जाएगी कि आबादी काउंट कैसे होगी, माइग्रेशन वाली होगी और जो पैदा हो रहे हैं उनकी होगी, फिर पता चलेगा ना। एक्चुअल तो हम यही नहीं फिगर आउट कर पा रहे। हम सोल्यूशन क्या दे सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं इन तमाम चीज़ों को? लेकिन NGOs अपनी काम कर रही हैं, बहुत काम कर रही हैं, लेकिन NGOs का काम नहीं है पूरे मुल्क को सुधारना। ये काम हुकूमत का ही होता है। हुकूमत को अपनी प्रायोरिटीज़ रखती होती है। हुकूमत की प्रायोरिटी, इस हुकूमत क्या, पिछले अगर आप 25 साल की हुकूमतों को भी देख लें, उनकी बेसिक प्रायोरिटी यही होती है कि वो आइंदा मजीद 1 साल कैसे सस्टेन करेंगे, और बाकी सब मुल्क के अंदर अच्छा चल रहा है। आपका माशरा है पंजाब के इस वक्त, बार बार कह रहा हूँ, तीनों सूबे देयर इज नो रेट एट ऑल। कराची के अंदर कोई आपकी रेट नहीं है, कराची के बाहर चले जाइए तो वहाँ के लोग लोकल कहता है कि सही रात की वक्त सफ़र नहीं करना। ये हाल है आपके पंजाब के सर्टेन इलाके आप ले लीजिए जो अल्हम्दुलिल्लाह
बेहतर हैं और बेहतरी के कुछ काम भी वहाँ हो रहे अच्छा, हैं। मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी क्योंकि मैं इस पर लोकल गवर्नमेंट के किरदार पे बात करूंगी। आपकी तरफ आते हैं अशरफ गौरी साहब। अशरफ गौरी साहब, तमाम सिनेरियो हम देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि अगर मैं कहूँ, दोनों मेहमान की भी आपने गुफ्तगू की कि अगर मैं हल की तरफ जाऊँ, क्या है इस सिलसिला के, किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है? क्या हमारी पुलिस इतनी अच्छी नहीं है? हम देखते हैं कि जी पुलिस की मुतैद कार्रवाइयाँ हैं, कारकर्दगी में नज़र आती है। अभी भी नाज़माबाद की तरफ एक डकैती होते हुए आज दोपहर कोई 2 पुलिस के लड़कों ने जो है फौरी तौर पे पब्लिक को भी मुंतशिर किया, डकैत को भी पकड़ लिया, लेके भी चले गए। कितनों को पकड़ेंगे या समझते हैं पता होता है, या कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास ये भी आई हैं जी थाने बिके हुए हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, कंट्रोल कैसे होगा? देखिए, आज मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, इरशाद भट्टी साहब जर्नलिस्ट हैं, बता रहे थे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट की सर्वे कराची दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में एक शहर है। तो फिर मैंने उस रिपोर्ट को पढ़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, वाकई ऐसा है। और आगे उन्होंने एक बात और कही, वो मैं ऐड ऑन करूं कि उस रिपोर्ट को जो कराची को ऑन करते हैं, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो जिन्होंने यहाँ गवर्नमेंट बनाई है, उस रिपोर्ट को वो पढ़ें और वो कहते हैं ना कि पढ़ता जा शर्माता जा। तो इनके अंदर क्या ज़मीर ख़त्म हो गया है? ज़मीर मर चुके हैं इनके। आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर की, पुलिस की आपने बात करी। पूरी दुनिया में सिक्योरिटी सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर जहाँ होगा वहीं खुशहाली होगी। पूरी दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, यूएई क्यों कामयाब था? एक सहरा था, उनके पास तो फ्यूल भी ख़त्म हो गया, सिर्फ उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया तो पूरी दुनिया को अट्रैक्ट हुआ यूएई और सारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट वहाँ आई। हमारे यहाँ पुलिस जो है वो सिर्फ इस्तेमाल की जाती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी पावर है पुलिस उसके साथ है। जो मिनिस्ट्री में है पुलिस उसके आगे है और जो मिनिस्ट्री में नहीं है पुलिस उसके पीछे। तो पुलिस को आप मिसयूज़ करते हैं। आपने पुलिस को इसलिए रखा हुआ है, यहाँ सिंध पुलिस में भी कई डिपार्टमेंट हैं। एक अशराफिया को प्रोटोकॉल देने के लिए, 2-2, 4-4 आदमियों के लिए आपने हज़ारों की पुलिस लगाई हुई है। एक तो पुलिस ऑलरेडी पहले ही काम है, शहर में 2.5-3 करोड़ का ये शहर है कि हाँ, मेरी एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 5,000 शहरियों पर एक पुलिस वाला तैनात है, अगर आप देखें तो। और वो भी एफिशिएंट नहीं है, वेल इक्विप्ड नहीं है। इस तरह की पुलिस होती है। पुलिस जहाँ होती है वहाँ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। आप मुझे बताएं, आपको लगता है कि लोकल पुलिस कौन सा शहरी है जो थाने जाने की हिम्मत भी करता? वो तो उस जगह से गुजरने की भी हिम्मत नहीं करता। बाहर फॉरेन कंट्री के अंदर अगर हम पुलिस को देखते हैं तो हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। पिछले दिनों में सिंगापुर में था, तो वहाँ पुलिस को देख के मुझे सेटिस्फेक्शन फील हुई। हमारे यहाँ थाने में हमें घबराहट फील होती है, कहीं ऐसा न हो ये हमें किसी केस में फिट कर दें। इनके लिए मुश्किल नहीं है सर, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुश्किल मेरी नहीं है। डकैती के बाद मेरी खिलाफ सामान आ जाता है कि जनाब आप जो है वो बंदा कोई पकड़ मुश्किल लिया नहीं है। है। चंद ऑफिसर्स हैं जिनको मैं सैल्यूट करता हूँ, अच्छे ऑफिसर्स हैं। वो रहते नहीं है, वो प्रोमोट नहीं होते, वो इसलिए प्रोमोट नहीं होते, वो सुनते नहीं हैं। जब तक इस मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बेहतर नहीं होगा, ना आपकी इकॉनमी डेवलप हो सकती है, ना यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है। वो जो बाहर से लोग आए थे, वाकई लाहौर में हुआ है ना, क्या करा उनके साथ आपने? उनके साथ एक और आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो जाते वक्त पाकिस्तान का झंडा लहराया था उन्होंने। झंडा लहराते हुए वापस भी उनको बुला लें, आ जाए तो बताइएगा। देखिए ना कितनी बदनामी हुई है इस मुल्क की। कौन आएगा इसमें? मतलब शर्म इनको नहीं आती है, बल्कि वो कहते हैं जनाब जब तक शनाख्त परेड में वो खुद खातून सामने नहीं होंगी, जब तक शनाख्त नहीं होगी। ये भी अजीब तमाशा है कि उनको भेजने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद उनको भेजे, और उस वक्त तो कर लिया उन्होंने, लेकिन अब वापस उन्होंने नुक्ता निकाला इस बात का। और वापस वो नुक्ता कहते हैं जब तक जी पर्सनली तौर पे कोर्ट के सामने शनाख्त नहीं होगी, जब तक ये केस आगे नहीं जा सकता। उनकी घबराहट का ये आलम था, का बयान देके गई है वो, उनकी घबराहट के सामने देके मेडिकल भी करा के गई है, शनाख्त भी देके गई है और डीएनए की मैचिंग। ये तो इन्होंने भेजा ना, ओवरनाइट उसको भेजा कि कोई मजीद विटनेस ना हो जाए। आपने क्यों भेजा? देखें, वो जो डिच खातून थी, उन्होंने एक कोड अपनी फैमिली को बताया था। जब उन्होंने कहा कि एक्चुअल पुलिस हमारे सामने आई, हम और घबरा गए। हमें उस पर भी ट्रस्ट नहीं था कि ये ऐसा तो नहीं है कि कोई सेकंड प्लान है, कोई हमारे खिलाफ नेक्स्ट कोई प्लान बनाया गया। लेकिन जब उन्होंने कोड भटका कि आपने अपनी फैमिली को ही बताया था, तब उन्हें ट्रस्ट हुआ कि हाँ दैट्स अ जेन्युइन पुलिस।
तो कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी एक डिपार्टमेंट को सर भी जिस पकड़ ले, कहीं पे भी कोई जिस चीज़ ठीक नहीं हो मोटरवे रही पे है। खातून बच्चों के साथ महफूज नहीं है, डिपार्टमेंट के आलाकार जब खुद क्राइम में मुलविस होते हैं, और सबसे पहली चीज़ मैं कहता हूँ स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा आपको। स्ट्रक्चर चेंज करें, सिस्टम तभी तब्दील होगा, चेहरे तब्दील करने से कुछ नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी को आप चेंज करें। एक ऑफिसर अगर कुछ करता है उसके लिए इंक्वायरी बैठाते हैं और इंक्वायरी सालों चलती है, इंक्वायरी का रिजल्ट आता है। बिल्कुल इसी तरह जब एक एयरक्राफ्ट तबाह होता है तो उसमें कहते हैं जी ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट आने तक पता चलेगा। किसी ने सुनी है आज तक ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट? फिर उसके बाद एक नया वाक़या शुरू हो जाता है। पिछले 30-35 सालों से तो मैं यही देख रहा हूँ इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर। आगे चलते हैं जनाब, आपकी तरफ वापस आते हैं उबैदुल्ला शाह साहब। उबैदुल्ला शाह साहब, यहाँ पे अगर मैं आगे भी क्वेश्चन लेके चलूँगी, इसको लोकल गवर्नमेंट का कितना किरदार हो सकता है? अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ कि जनाब कराची के हालात को बेहतर किया जा सकता है, तो लोकल गवर्नमेंट में हम मेयर कराची की भी बड़ी स्पीच सुन रहे थे और वो भी बता रहे थे उन्होंने फला जगह काम किया। क्या ये प्रायोरिटी नहीं है कि हम लॉ एंड ऑर्डर से लेके जो एक आम इंसान उसकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए उसकी दिमाग साजी करें? जिस तरह से जफरुल जमील शेख साहब कह रहे थे, कल मेरा सिर्फ अपने इलाके से नॉर्थ नाज़िमा और नाज़िमाबाद का सफ़र हुआ है संडे को, और मैं देख रही थी वहाँ पे जो कचरे की सूरत हाल है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम खुद भी जिम्मेदार हैं, लेकिन क्या हम खुद वाकई जिम्मेदार हैं या हम अपने आगे वालों को सिखाना नहीं चाहते? दो क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, एक ये मेयर की जिम्मेदारी, लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, और हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। देखें, एक बात गौरी साहब ने, गौरी साहब हमारे, जी जी, उन्होंने बड़ी एक बात रीजनेबल कर दी, जो बुनियाद मैंने पेश की आपके सामने ह्यूमन डेवलपमेंट की, कि हम तरबियत नहीं कर रहे अपनी नस्लों की, पिछली 3-4 दिहाई से नहीं कर रहे, तो यही आउटपुट आएगा जो आज है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो कवानीन है, जो निज़ाम दिया हुआ है, ये जानबूझकर लंगड़ा डूला रखा गया है। ये ऐसे ही है कि ये ऐसे ही चलना चाहिए। जिनके हाथ में ताकत है, आप उनको कभी मुलाकात हो जाए, कभी बोल दें, देखिएगा बोल के, तो वो कहेंगे नहीं 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 ऐसे ही चलेगा, सही है ये जी, ऐसी है, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही चलना चाहिए। तो आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और भी आएगा तब भी यही सब? मसलन सुने आप मेरी बात, मसलन मेरी अर्ज सुने। अभी ताज़ा मिसाल, जैसे एक वाक़या अभी डिस्कशन में आ गया, हमारे टॉपिक का हिस्सा बन गया, उन ख़वातीन के साथ होने वाला सलूक और उनका वाक़या जो अभी बाहर से आई और एक जुल्म का निशाना बनी, और अब वो छूट भी जाएंगी अल्टीमेटली। कोई शक तो है नहीं, ना आपको है ना मुझे। अगर किसी को होगा वो अपनी दिमागी हालत चेक कराए कि वो छूट भी जाएंगे डार साहब, बेगुनाह होंगे, खुद शिकार साबित हो जाएंगे। वो तो खुद शिकार थे। लेकिन आप बताएं, अभी नैब ने कराची में उनकी बहरिया टाउन की एक बिल्डिंग जो है वो उन्होंने टेक ओवर कर ली, कब्जे में ले ली। अभी ये 4-5 दिन पुरानी बात है। बहरिया टाउन आइकन की बिल्डिंग उन्होंने टेक ओवर कर ली है। क्या करेंगे आप बताएं, क्या करेंगे? नैब के पास कानून है, क्या कर लेगा नैब उस बिल्डिंग का? नैब वाले, यहाँ पर ऐसी मिसालें हैं, नैब और एफआई ने किसी की प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई की, फिर उसको होटल के कमरे की तरह चला दिया, 1000 रुपये रोज का मैं किराया दो, यहाँ के रहा करो, और वो अफसरान वहाँ बैठ के खाने खाते रहे, पिज्जा मंगा के खाते रहे। होता क्या है इस मुल्क में, है क्या? आप बताएं, किसने इसका निज़ाम ठीक किया है? कौन करेगा? क्या नैब के पास ये प्रोविजन है कि वो किसी प्रॉपर्टी को टेक ओवर करे तो उसको कॉन्फिस्केट कर ले? जफर जमील शेख साहब, है क्या नैब के पास ऐसा कोई निजाम? वो तो सिंध गवर्नमेंट को रिटर्न करेगी। अभी उन्होंने कुछ जमीनें पकड़ी, 500-600 एकड़ की इरेगुलरिटीज पकड़ी, ये क्या वो क्या, उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी। उन्होंने कहा थैंक यू जी, वो वापस चली गई उन्हीं के पास। भाई आप पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल गवर्नेंस तो जीरो है, पॉलिटिकल गवर्नेंस इज जीरो। आप सियासतदान जिस तरीके से आते हैं वो निज़ाम ही खराब है, और वो जिस तरह आते हैं, जो प्रोडक्ट आती है, जो रॉ मटेरियल आता है, आप उसका अंदाजा लगा लें वो कैसा होता है। किसी एमएनए एमपीए को ये ताल्लुक नहीं होता कि मुल्क में कानून क्या बन रहा है। हुकूमत अपनी मर्जी का कानून देती है। आप किसी जमहूरियत में चले जाए दुनिया में, हुकूमत का, अमेरिका को देख ले, हुकूमत का यूके को देख ले, हुकूमत का पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत पार्लियामेंट की मातहत है, जो कानून पार्लियामेंट बनाएगी हुकूमत उस पर अमल कराने की जिम्मेदार है ना। कानून पार्लियामेंट से आता है, पार्लियामेंटेरियंस मिलकर बनाते हैं, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट की बेंचेस हो, प्रपोज करते हैं, डिस्कस करते हैं, खराबी बताते हैं, सामने ले आते हैं, बहस करते हैं, मुसव्विदा कमेटी के हवाले होता है, वो पेश करती है और वो कानून बनता है। जब बन जाता है हुकूमत उसको उस पर अमल दरामद कराती है, उसको फॉलो करती है। हुकूमत पार्लियामेंट नहीं होती है। यहाँ पार्लियामेंट बैठे हुए किसी मेंबर से पूछे, अभी बजट पास हुआ, किसी को पूछा आपको पता बजट में क्या था? तो सानू की पता जी, साढ़े हल्के में काम करा दो, नालियां पक्की करा दो।
वो लाइटर लगा दो यार, लोग गाली दे रहे हैं, नौकरी है नहीं जनाब, 60 हल्के में नौकरियां दे दो। मैं अब चाहती हूँ पंजाब, चीज़ों सिंध, को- बलूचिस्तान, सब जगह अभी आप कह रही हैं बलूचिस्तान असेंबली में ब्लू पासपोर्ट पर बात हो रही है। क्या किसी को कानून के बारे में मालूम है? इस मुल्क में कानून है क्या? कैसे कानून है? क्या चल रहे हैं? ये थाने की बात कर रहे हैं, थाना तो अंग्रेज की हुक्मरानी के लिए बनाया गया था। थाना इसलिए था कि वो अंग्रेज का बदमाशी अंग्रेज की मेंटेन कराए। अंग्रेज ने जमानत का निजाम दिया, ठीक है ना, वो जमानत का निजाम का कोई तुक नहीं है। अंग्रेज ने यहाँ पे पता नहीं कितने ऐसे कवानीन हैं जो हमारे, जिनका आपको रेलिवेंसी नहीं है, कोई तुक नहीं है। हमारे कानून में आज तक लिखा हुआ है कि ढोल बजा के ऐलान किया जाएगा, इश्तिहारी करने का। सारे कवानीन 1864 और 1930 के चल। हमारे कवानीन में आज तक लिखा हुआ है कोई इश्तिहारी होगा तो ढोल बजा के ऐलान किया जाएगा। अब इसका मतलब है कि कहीं आइन में कोई मसाइल हैं, उस आइन को वापस से डिस्कस करना भी ज़रूरी है। शायद कानून बना तो दिए लेकिन अमल दरामद बड़ा मुश्किल हो चुका है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और ज़फ़रुल जमील शेख साहब की तरफ चलते हैं। ज़फ़रुल जमील शेख साहब, आप कराची के हवाले से बात करते हैं। मैं स्पेशली आज इसलिए कराची के हवाले से बात कर रही हूँ क्योंकि जो बातें हो रही हैं इस वक्त, आप भी, मैं भी, हम सब अपने घर वालों को बाहर निकालते हुए डर रहे हैं। वो ज़रा सा पैसा हाथ में हो, सेलफोन हाथ में हो तो खौफ आता है कि जवान खून है कि कहीं कुछ मुज़ाहमत ना कर जाए, कुछ कर ना जाए, तो ये खौफ है सबको। आप क्या समझते हैं? सवाल मैंने पहले भी दोहराया था कि जब हमारी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, पुलिस हमारी मौजूद है और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो फ़ायदा होता है उसमें, हल क्या है? क्या हम जराइम को इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ज़रिए से कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं ख़ास आपको 2-3 फिगर बता दूं जी, जो कितनी हौलनाक सूरत हाल है कराची की लॉ एंड ऑर्डर की। वो तो मैंने मंथ वाइज बनाया था। मैं आपको 1 जनवरी से 30 जून तक के वाक़यात मोटे मोटे 2-3 आपके समझिए। आपके मोबाइल जो छिने हैं वो 19,000 मोबाइल छिने। ये जून की बात बता रहे हैं? विदिन मतलब जनवरी से जून, 6 मंथ। सिर्फ इसमें कोई 2700 सुपर मोबाइल गए हैं जून के अंदर, सिर्फ जून में। और कुछ तो रिपोर्ट भी नहीं हुए होंगे। मोबाइल तो 90% रिपोर्ट होती है। ये बहुत ही महंगा मोबाइल किसी का है तो वो कभी रिपोर्ट करते। ये फिगर वो है जो कि 30% मैक्सिमम FIRs की बुनियाद पे बनाई जाती है, 70% तो रिपोर्ट ही नहीं होते। अब इसको अगर आप एक रफ एस्टिमेट कर लेंगे कराची वाला किस तरह लुट रहा है, तो इन मोबाइल की तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 1.7 बिलियन रुपीस, तकरीबन 1.7 अरब रुपए के सिर्फ मोबाइल कराची वालों ने दे दिए हैं आपके। अच्छा, अब आप आ जाइए तो बाइक्स, 35,000 बाइक्स चोरी हुई हैं या स्नैच की गई हैं। उनकी वैल्यू आप रफली कैलकुलेट करें तो ये 4 अरब से ऊपर बनती है। अच्छा, तीसरी चीज़, गाड़ियों पे आ जाइए आप। 977 कार, जिसमें SUV सबसे ज़्यादा है। जो कोई भी SUV इस वक्त में नई आप लेने जाएँ तो 1.25 करोड़ से कम की नहीं है। इन सबको आप अगर फिर भी आगे पीछे कैलकुलेट कर लें, ये भी 9 अरब रुपए बनते हैं। तो सिर्फ जनवरी से लेके जून तक जो है कराची वाले को तकरीबन आप अंदाज़ा लगाइए कि फ्रॉम जैन टू जून 15 अरब रुपए का झटका पड़ गया। खाली उनकी ज़रूरियात जो उनके हाथ से छीन ली गई आपके। सिर्फ जून के महीने के अंदर जो है आपके 1.4 बिलियन, 1.5 अरब रुपए के लगभग की जो मोबाइल, बाइक्स और वो छीनी। 100 से ऊपर बंदे, 148 बंदे मार दिए हैं 6 महीने के अंदर रोड स्नैचिंग के अंदर। उसके अलावा जो मर्डर हुए हैं वो तकरीबन रिपोर्ट की अभी इन्होंने CPLC ने, वो थी मेरे पास, वो 40-45 है उसकी वो तो रिपोर्ट जो मर्डर है। उसके अलावा रोड स्नैचिंग में समझिए कि 100 के लगभग तो बंदे सिर्फ आपके जून में मरे। रॉबर्स के आपने रजिस्टर किया, गोली चला के चला गया वो। तो ऑल टुगेदर तकरीबन 2.5 अरब रुपए माना सिर्फ इक्तिसादी लॉस उठा रहा है एक आम आदमी कराची का, आम आदमियों से जो लेके जा रहे हैं। तो और ये मुसलसल चल रही, कितने प्रोग्राम हम कर चुके लॉ एंड ऑर्डर पे। लॉ एंड ऑर्डर आपका देखिए, बेसिक चीज़ें आपको सही करनी है, उस वक्त तक सही नहीं हो सकता जब तक यहाँ की लोकल पुलिसिंग नहीं हो।
ठीक है अशरफ गौरी साहब, आपकी तरफ आते हैं। प्रोग्राम के मौजू की दूसरी मौजू की तरफ हम आते हैं। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इस वक्त नौजवानों में शदीद इस्तराब पाया जाता है। एक तरफ हमने उसको पहले कहा कि जनाब हम उसको लीगल नहीं किया, फिर इस गवर्नमेंट में हमने उसको बाकायदा लीगल कर दिया। लीगल करने के बाद जनाब अब बहस छिड़ गई है जब से तकी उस्मानी साहब का एक फतवा सामने आता है। आप चूँकि इस मामले को बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और मैं चाहती हूँ कि इसको नौजवानों को समझाएँ और बताएँ इसको कि मामला असल है क्या। देखिए, सबसे पहले जो बिटकॉइन है इसको हमें समझना होगा ये है क्या, ये करेंसी का वजूद क्या है। इसकी असल हकीकत ये है कि इसकी कोई हकीकत नहीं है, पहली चीज़। और जहाँ तक तकी उस्मानी साहब पर एतराज़ात की बात है तो मुझे आप सल्लम की वो हदीस मैंने पढ़ी सल्लम कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि जो बुराई को रोकेगा लोग उसको भी बुरा समझेंगे। बड़ी अजीब हदीस है। बात यह है कि हलाल और हराम की तमीज़ का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ख़त्म हो चुका है। बिटकॉइन एक मनी लॉन्ड्रिंग फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है। ये एक यहूदी लॉबी ने लॉन्च किया है, एक यहूदी ख़ानदान है, यूथ चाइल्ड फैमिली है जिसके कंट्रोल में IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, पेरिस क्लब है, जितने भी मालियाती इदारे हैं सबको वो कंट्रोल करता है। अब चूँकि जो पेपर करेंसी है ये इसकी बेस है एसिड बेस्ड फाइनेंसिंग है। ये जो पेपर करेंसी है ना ये एसिड बेस्ड है, इसको कंट्रोल रेगुलेटरी है, अथॉरिटी है, इसको सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है हर मुल्क का। अब बिटकॉइन बेसिकली बनाया गया कि जहाँ पर क्राइम हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, डार्क वेब के ऊपर ट्रांजैक्शन की भी ज़रूरत होती है। अब वो पैसे आप कैसे भेजेंगे? ब्लैक मनी हो, ठीक है ना, उसके लिए बिटकॉइन है। बिटकॉइन क्या है? पेयर टू पेयर, डिसेंट्रलाइज, उसकी कोई बीच में कोई इंटरवेंशन नहीं है। आपने किसको कितने बिटकॉइन बेचे या दिए कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान में अगर ये रेगुलाइज हो गया ये पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत बन जाएगा। ये मनी लॉन्ड्रिंग जो करते हैं अशराफिया, ये उनका अपना डिज़ाइन किया हुआ प्लान है। देखें इस वक्त इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला क्या है? गुर्बत है। और जो जनरेशन है हमारी जनरेशन, एक तो एजुकेशन नहीं है सबसे पहली चीज़, जिधर उनको डाइवर्ट कर दो जिस चीज़ से वो अट्रैक्ट करते हैं उस तरफ चले जाते हैं। बुनियादी चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि ये एक हराम चीज़ है क्योंकि अंडरलाइन एसेट्स नहीं है हमारा। जो अब इसको कंपेयर कर रहे हैं कि जी जो हमारा रुपया भी तो है, तो रुपये के नीचे तो गोल्ड है। अगर ठीक है हमारे पास गोल्ड नहीं है तो डॉलर है, कुछ तो है ना, उसका एसेट्स है। इस्लाम ये कहता है कि कोई भी तिजारत जिसका पहली चीज़ है वजूद होना ज़रूरी है, चाहे कंस्ट्रक्टिव हो या रियलिटी में हो। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपने एक कार बुक की और वो टोयोटा कंपनी में या होंडा कंपनी में अभी बनी नहीं है, लेकिन आपका मुआहदा हो गया, आप यहाँ बैठे हुए, आपने लाहौर DHA में एक प्लॉट खरीद लिया, तो वो आपकी कंस्ट्रक्टिव पोजीशन है क्योंकि उसकी फाइल आपको मिल गई। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। मेरे एक सवाल है, एक लेम पर्सन पोजीशन के तौर पे मेरा सवाल है। आपने क्रिप्टो कहा कि हकीकत नहीं है, लेकिन गोल्ड भी तो अब और सिल्वर भी तो इसी सूरत में आ रहा है सामने कि उसकी भी एक हकीकत नहीं हो रही है और लोग जो परचेजिंग कर रहे हैं उसको ऑनलाइन उस पर पैसा लगाते हैं। और ये भी कहा जाता है जब से ये गोल्ड और सिल्वर इस क्रिप्टो की मार्केट में आया रेट उस वजह से बढ़े हैं। तो मुझे बताएं कि फिर गोल्ड और सिल्वर अगर नहीं है उस सूरत में तो क्या फिर उसकी भी हैसियत वही रह जाती है कि आपके सामने है तो नहीं वो एसेट के तौर पे, लेकिन ऑनलाइन मौजूद है, आप ऑनलाइन उसको खरीद जो लोग ऑनलाइन गोल्ड में ट्रेड करते हैं या जो लोग LNG में कर रहे हैं, कॉफ़ी में कर रहे हैं, सोयाबीन में कर रहे हैं, मैंने भी ट्रेड की है, लेकिन हकीकत में पोजीशन मिलती है उसकी। किसको मिला है गोल्ड? जितने भी पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, कोई मुझे एक बता दे कि मैंने गोल्ड फिजिकली रिसीव किया है? नहीं किया है ही नहीं। तो फिर आप ये वर्चुअल, देखिए एक वर्चुअल एसेट्स है। और वर्चुअल आसान कहूँ सर, मुदाखलत माफिया आसान जबान में ये सब सट्टा है, सब जुआ है। नहीं, मैं स्पेसिफिकली नौजवान तो ये जो देख रहे होंगे ना प्रोग्राम, वो ये सवाल करेंगे कि अगर ये आप कह रहे क्रिप्टो की जो आपने डेफिनेशन बताई है बिल्कुल ठीक है, समझ में आई, लेकिन फिर इस दौर में जो चांदी के एक बूम आ रहा था और एक जी सोने का, मैं बताऊं इसका फाउंडर कौन है, ठीक है? इसको एक ये इवल प्लॉट है, शैतानी मंसूबा है। इसको डिज़ाइन करके जापानीज़ के ऊपर नाम रख दिया गया है कि ये नाकामोतो, सातोशी नाकामोतो। इसका तो कोई वजूद ही नहीं है। अगर वजूद है तो सामने क्यों नहीं है? टेस्ला का, एक्स स्पेस का मालिक इलॉन मस्क आपके सामने ही है ना, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का मालिक आपके सामने ही है, जेफ बेजोस आपके सामने ही है, सारे जिन्होंने एम्पायर्स बनाए हैं सामने हैं। तो
मैं ये सवाल करता हूँ उन लोगों से जो इसको डिफाइन करते हैं कि कहाँ है सर डिपेंड नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपसे सिंपल पूछ रही हूँ, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बड़े इनिशिएटिव ले लिए और कहा कि जनाब अब ये हो गया है। हमने देखा कि पिछले एतबार में हमने इन चीज़ों को हम देख रहे थे कि कैसा फेस हो रहा है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है गोल्ड के जो ऊपर आने की वजूहत है वो भी है ना कि वो इस मार्केट में आ गया, तो क्या कल हम ये भी फतवा कि इस फतवे की भी उम्मीद रखेंगे कि जो इस तरह से गोल्ड और सिल्वर की ट्रेड हो रही है ये भी गलत है? नहीं, गलत तो इस तरह तो पूरे पाकिस्तान में सूदी निज़ाम है, सूदी बैंक्स हैं, ये तो है ही गलत, शरीयत के ख़िलाफ़ है। तो बात तो उसकी भी की जाती है कि ये भी हलाल है। देखें जी, बात ये है कि कहते हैं ना, जीना चाहे तो बहाने हैं हज़ार, जिसको नहीं मानना उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। हलाल और हराम की तमीज़ के हवाले से जहाँ तक उनका फतवा है 100% उस्मानी साहब का 100% परफेक्ट है, उसमें कोई शक व शुबा अच्छा, नहीं एक और है। सवाल का जवाब मुझे दे दें क्योंकि आप सारे मामले को जानते हैं। एक जो हमारे पाकिस्तानी हैं जो कि पाकिस्तानी नजात बाहर मुल्क में रहते हैं और क्रिप्टो के चैंपियन कहा जाता है, बल्कि मैं नाम नहीं लेना चाहती, 2019 में उनको एक अवार्ड भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से मिला गया, क्रिप्टो के हवाले से ही एक एजाज़ दिया गया, एक नाम दिया गया है। उन्होंने कहा है बरमला आके कि जनाब आपने जिन्होंने ये फतवा दिया है उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने इसके चैंपियन से या मुझ नाचीज से क्या इस हवाले से कुछ पूछा? क्या आपके पास इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन है? देखिए, चैंपियंस की अगर आप बात करती हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया ने इस्लामिक बैंकिंग को, इस्लामी मईशत को एक्सेप्ट किया और वो उनको समझ आ गई है। कुछ ममालिक इस पर अमल दरामद कर भी कुछ रहे हैं। नहीं, अब सारे ही ममालिक में, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, जापान, यूके, यूएसए, ये एसिड बेस्ड अंडरलाइन फाइनेंसिंग है। इसमें क्या होता है कि सूदी सिस्टम में क्या होता है, दौलत सिमट कर एक तरफ आ जाती है। इसी तरह बिटकॉइन में भी यही होगा कि लोग कंगाल हो जाएंगे। सारा पैसा किसके पास जाएगा? एक बिटकॉइन है ट्रम्प के नाम का, जो ट्रेड करते हैं उनको पता है। एक बिटकॉइन है एलोन मस्क के नाम का, इन्होंने अपने अपने नाम के कॉइन लॉन्च किए हुए हैं। ये क्या है? क्या ये अथॉरिटी है? क्या आप अगर रॉन्ग एड्रेस पे पेमेंट चली जाती है तो हमारे यहाँ जो पेपर मनी है वो तो रिवर्स हो जाती है। आप एटीएम में कभी कार्ड डालें, कभी पैसे नहीं आते, अकाउंट से डेबिट हो जाता है, लेकिन 24 आवर्स में रिवर्स हो जाती है, बिकॉज एक सिस्टम है, एसिड बेस्ड सिस्टम है। अगर पैसे नहीं भी आए तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप किसको ढूंढेंगे? आपने बिटकॉइन पे पैसे दे दिए। देखिए, ये जितने भी बेईमानी के काम होते हैं ना, बेसिकली ये ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि हर बेईमानी के काम में ईमानदारी की ज़रूरत होती है। इस बेईमानी के काम में अगर ईमानदारी ना हो तो पूरी दुनिया का सिस्टम कोलैप्स हो जाए। ज़रूर। जमील शेख साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। मुझे ये बताइएगा कि ठीक है, हमने तमाम चीज़ों को, इकोनॉमी के मामलात को हम देख रहे हैं और इन्होंने बड़े वाज़े तौर से बता दिया जो नौजवान सुनना चाहते थे। मेरा सवाल बिल्कुल माशरे की तरफ फिर जा रहा है। एक शख्स जो हमारे यहाँ रोज़गार की कमी है, ख़ासतौर पर मैं कराची के नौजवानों की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर रोज़गार नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, चाहे वो डकैतियाँ हों, चाहे वो ये तमाम चीज़ें हों जो हो रहा है, या ये करप्टो हो, या इस तरफ जाना हो ट्रेडिंग की तरफ, जो कि जिसको हलाल या हराम के फतवे के तौर से हम लेके आ रहे हैं, गलत तरीके से इजी मनी की तरफ जा रहे हैं। कराची पाकिस्तान का दुनिया का 5वां वो मुल्क है, शहर है, बल्कि मुल्क कह रहे हो, उसमें कराची में सबसे पहला नंबर आता है कि जिसमें कंप्यूटर के पीछे बैठ के नौजवान काम कर रहा है। अब कुछ भी काम कर रहा है, वो भी कोई पूछने वाला नहीं है। क्या समझते हैं कि रास्ते निकालना ठीक है या नौजवानों को ठीक करना ज़्यादा बेहतर है? देखो, पहले थोड़ा सा एडिशन कर दूं जी सर। बिटकॉइन पर। बिटकॉइन इस वक्त अगर आप सर्वे करें, इनकी बेहतर नॉलेज होगी, तो जितने लोगों ट्रंप का नाम लिया, एलन मस्क का नाम लिया, उनके अपने मुल्कों में नहीं चल रहा है उतनी फरावानी से जितना हमारे जैसे मुल्कों में चल रहा है। एक चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ तक फतवों का ताल्लुक़ है और इस्लामी उसका स्पेकुलेशन वो किसी किस्म की भी होगी। उन्होंने सही कहा कि एसेट बेस्ड नहीं है और आपके पोजेशन में नहीं है कोई चीज़, तो आप मनी टू पैसा लगा के आप पैसा ले रहे हैं, वो 100% हराम, वही सूद कहलाता है। ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ के उलमा का है कि एक पर्टिकुलर चीज़ को निकाल के फतवा देते हैं। मैं किसी को तनकीद नहीं कर रहा, तो उनको तो पहले दिन को पता है ब्रोकरेज फर्म है, आपका स्टॉक एक्सचेंज है। अगर मैंने शेयर लिया, अगर पोजीशन लिए बगैर मैंने आगे बेच दिया, दैट इज़ स्पेकुलेशन। बिल्कुल मेरे हिसाब जितना मेरा इल्म है, इस्लामी तौर पे जायज़ नहीं है। लेकिन हम तो इससे बहुत ऊपर आ चुके हैं। इस जायज़ नाजायज़ वहाँ देखा जाता है जहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो। आपके पास जायज़ ऑप्शन है क्या?
अब अगर आपके पास मैं यही पूछना चाह रही हूँ कुछ पैसा है आपके पास, अब फिजिकल मार्केट में आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं है, ये फिजिकल मार्केट्स आपके रिस्क बहुत ज़्यादा हैं, तो अल्टीमेटली आप जाएंगी बिटकॉइन जैसे पे स्टॉक एक्सचेंज में, और गो के वहाँ भी गारंटी नहीं है कि आप निकल आएंगी, लेकिन ये कि वो तो आपके पास होती नुकसान हुआ है लोगों को, बड़ा आसान है, घर बैठे आप कर लेंगे आप। बैर वो छोड़ दें, क्या हलाल है, हम तो बेहिसाब हराम चीज़ें बहुत हलाल करके पूरा मुसलमान हलाल करके खाने पीने का आदी है, मुर्गी हलाल होनी चाहिए। हाँ, मेरे फायदे में आ जाए तो हलाल रह आती, मैं फतवा भी दे दूंगा हाँ भाई हलाल है, तो वो एक अलग टॉपिक है, अलग डिबेट है। लेकिन हमारे पास कोई मशरूब जो है वो विलायती हो लेकिन मुर्गी हलाल हो। मुर्गी बिल्कुल, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमारे नौजवान के पास कोई चॉइस नहीं है, उनको पॉकेट मनी मिली, उसको महसूस हुआ बिटकॉइन, उसमें घुस गया, स्टॉक किसी ने समझ लिया तो वहाँ घुस गया, ये समझे बगैर के अगर आप पोजीशन नहीं ले रहे हैं तो जायज़ और नाजायज़ की बात से वो फ़ायदा हो रहा है, गो के लूज़ वहाँ भी कर रहा है। तो बेसिक चीज़ वही आ जाती है, आपके यहाँ सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन मतलब नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप सो मैट्रिक करा दीजिए, ग्रेजुएशन करा दीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करा दीजिए। एजुकेशन आपके घर से स्टार्ट होनी चाहिए आपके बच्चे को, जैसे इन्होंने मिसाल दी जापान की, वहाँ पे यही होता है, बच्चों को पूरी अखलाकियात सिखाई जाती है और वो चीज़ सिखा रहे हैं जो कुरान आपको कह रहा है। कुरान टोटली बेस अखलाकियात में सबसे पहली अल्लाह ताला कहता है कि मैंने इखलाक और इख्तियार तुम्हारे अंदर वदियत कर दी है, तुम्हारे खमीर में वदियत कर दी है, इखलाक और इख्तियार। अब इख्तियार आपके पास आ गया, अब आप उसको इखलाक को इखलाकी तौर पे इस्तेमाल करो उस सिफत को, या बद अखलाकी करके करो। अल्लाह ने इख्तियार दे दिया, वो इसलिए दिया कि वो उसने जन्नत और जहन्नम भी बनाई है, और वहाँ के हिसाब किताब वो मालिक के कुल है, उसको वहाँ के हिसाब किताब करेगा वो, लेकिन आपको पूरा इख्तियार दे दिया, इंसान को अपनी किसी मखलूक को इख्तियार नहीं दिया। आप साहिब इख्तियार हैं और अच्छी बुराई समझा के और इखलाक वदियत कर दी, बाकायदा ये जुमला वदियत कर दी आपके खमीर के अंदर जब आप पैदा किए जाते हैं, अब आप कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इखलाकियात सिखाई जाए हमारे बच्चों को, स्कूलों में बच्चों को जाना शुरू किया जाए, सबसे पहले सड़कों पर घूमना ख़त्म किया जाए, और बच्चा जब एंटरटेनमेंट चाहता है, बच्चे से लेके 18 साल तक की उम्र का हो, तो उसके लिए एक नीट एंड क्लीन एंटरटेनमेंट मौके होने चाहिए। पॉसिबल है जो आप बातें कर रहे हैं। देखिए दुनिया ने तो करके दिखाया है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड को आप ताना तो आप दे देंगे कि उनके यहाँ बुराई है, वो जिसको आप बुराई कहती है उससे ज्यादा बुराई हमारे यहाँ है। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ बन का बन हो रही है, वो खुलेआम करते हैं, दे आर बेटर वन, और जो वहाँ भी जिसको बुराई करनी है वो करेगा वो, लेकिन ज्यादा चाहिए, ज्यादा अखलाकी। जिसको आप बुराई कर रहे हैं वो फिर भी अपने पार्टनर से चीटिंग नहीं करते। बिल्कुल, वो पाकिस्तान से कम है मैं तो कह दूंगा मैं, और वो मतलब कि उनके यहाँ इस तरह के रेप नहीं हो रहे कि 3 साल की बच्ची 6 साल की बच्ची ना होने के बराबर, हो सकता है हो लेकिन ना होने के बराबर। हम जहनी इन्हतात के उस मकाम पे आ गई है पूरी कौम कि हमको पहले अपना जहनी इन्हतात ख़त्म करना है, जहनी तौर पे हमको मॉरली ऊपर आना है। वो कैसे आएंगे? ये दानिशवरों का काम है, ये उलमा का काम है, ये टीचर्स का काम है। अच्छा, टीचर्स हमारे बचपन मैंने नहीं सुना था कि कभी भी के वो आपके सेकेंडरी स्कूल में कोई टीचर बीएड या एमएड करके बगैर उसको जॉब मिलती हो। आज आप निकाल लीजिए, सिंध के स्कूलों में निकाल लीजिए कितने बीएड, बल्कि बीएड एमएड तो अब यूनिवर्सिटी में सुनने में नहीं आता, वो डिपार्टमेंट भी अब है कि नहीं है वो। हर शख्स को अपनी जिसे कहिए कि सोर्सेज पर नौकरी मिल जाती। जो बीएड आती थी खातून या मर्द आते थे वो अपने तरीके से पढ़ाते थे, इखलाकियात पढ़ाई जाती थी। चलिए सर, मैं आपकी हद तक पूछती हूँ, आपके एचआरएम के चेयरमैन इस वक्त, अगर मैं सिर्फ कहूँ क्योंकि प्रोग्राम अपने आखिरी मराहिल में मुझे अपने गेस्ट की तरफ भी जाना है, मुझे बताएं कि आप एक पार्टी को अभी चेयर कर रहे हैं, आपके पास क्या कोई, आप समझते हैं, हम ये समझें कि आपकी पार्टी फ्यूचर में ख़ास तौर पर इस हवाले से तवज्जो देगी? जैसे हम देखते हैं कि हकीम मोहम्मद सईद साहब जो करके गए वो आज भी हो रहा है और चीज़ें चल रही हैं, नौनिहाल असम्बलियाँ चल रही हैं, लोग सोचते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन उसका असर नज़र आता है हमें माशरे में। आपको हम समझ सकते हैं कि आप कराची में स्पेशली कोई ऐसा काम करेंगे कि जो इखलाकियात और बच्चों के लिए अलग से तरबियत का मामला होगा? डेफिनेटली ऑलरेडी हम काफ़ी NGOs के साथ मुल्क हैं और जो काम कर रहे हैं एजुकेशन में। पहली हमारी प्रायोरिटी होगी लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना। जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगी तो मेरा बच्चा बाहर जा पाएगा। सेकंड प्रायोरिटी हमारी एजुकेशन है कि जब आप एजुकेशन बढ़ाएंगे, उसमें मौके देंगे, वो गो के निज़ाम उसका भी इतना बिगड़ चुका है कि उसको सही करते करते बरस लग जाएंगे, लेकिन कोई चीज़ कहने कहीं से शुरू तो होनी है। तो
इखलाकी तालीम सबसे पहले वालिदैन की जिम्मेदारी है, घर के अंदर बच्चे को इखलाकियात सिखाएं। बाहर आए तो असातिज़ा की जिम्मेदारी है, लेकिन वही उस्ताद सिखाएगा जो खुद बाइखलाक हो या उसने इखलाक पढ़ा होगा। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन बहरहाल आपको कहीं से तो शुरू करना होगा। एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये दो हमारी सबसे बड़ी तरजीहात हैं। ये दो चीज़ें सही होंगी तो बाकी चीज़ें, हाँ हेल्थ, तीसरा हेल्थ है, बिल्कुल है। अब इस साल भी हेल्थ पे मैं देख रहा तो मेरे ख्याल से 2.7% ऑफ द टोटल आपका GDP उसका बजट है आपका हेल्थ पे प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह ताला। एजुकेशन 2% होता तो उससे भी कम है। सिंध की जो है वो हुकूमतों पे हम कर रहे हैं तनकीद, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपके सिंध की जो गवर्नमेंट स्कूल से हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं के पास है। उबैद आपकी तरफ आते हैं, जितनी बातें यहाँ पे कही गई हैं कितनी प्रैक्टिकल हैं? अगर मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊँ और आप समझते हैं कि हल है हमारे पास। मैं एक तो देखें, हमारे मोहतरम ने जो बात की, मैं मुझे वो आयत याद आ रही थी। मैंने कहा एक सतर है वो, व नफ्सुहा व मा सव्वाहा फअल्हामहा फुजूरहा व तक़वाहा। यानी जिसने नफ्स बनाया उसकी कसम, अल्लाह ताला अपनी कसम खा रहा है। फिर कहता जिसने उसको सीधा किया नफ्स को, फिर उसमें इल्हाम किया, खराबी क्या है और तकवा क्या है। और कितनी बड़ी बात है कि मालिक कायनात किसी चीज़ की कसम खा अपनी ही कसम खा रहा है। कह रहा है कि उसकी कसम जिसने नफ्स को तख्लीक किया और फिर उसको सीधा किया, सव्वाहा, उसको इस्तवार कर दिया, और फिर फ़इल्हामहा, उसके अंदर इल्हाम कर दिया, फुजूरहा व तकवा, उसको खुद पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। बहुत सुभान अल्लाह। लेकिन उसको जो बैरूनी माहौल मिलता है, जो उसको तरगीबात मिलती हैं, उनमें वो ना सोच पाता है कि वो फ़ैसला करे और ना इस फैसले की कोई अहमियत रह जाती। जो रास्ता हम अपनी अगली नस्ल के आगे छोड़ते हैं, जो अमल छोड़ते हैं, जो तरबियत छोड़ते हैं और जो सिखाते हैं, उसके बाद वो इस काबिल नहीं रहता कि वो इस फैसले के लिए कुछ शशोपन में मुब्तला हो, कोई सोचे फ़िक्र करे। लिहाजा हमारा बुनियादी मसला ये है कि अब हम शायद, हमारी ट्रेन गुजर गई है, हम इस काबिल नहीं रहे कि हम समझ सकें। अल्लाह बेहतर जानता है, हम दुआ ज़रूर करते हैं। दूसरी बात, आपकी बात पे इख्तिताम में आऊँगा, एक बात और करके। भाई ने कहा क्रिप्टो के मामले में एक बुनियादी बात है, जो जैसे आपने कहा ना ऑनलाइन ट्रेडिंग, इस वक्त कम से कम कराची में, मेरा ज़ाती एक्सपोजर पंजाब का या इस्लामाबाद का तो नहीं है, वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ज़ाती एक्सपोजर हमारा पर्सनल नॉलेज कराची की तो है ना। हर चौथा आदमी जिसने क्रिप्टो में, स्टॉक में या पाम ऑयल में या गोल्ड में ट्रेडिंग की ऑनलाइन, वो डूब चुका है। उसको शदीद नुकसान हुआ है, वो जहनी मरीज हो गए, शदीद डिप्रेशन में। मेरी अपनी कज़न अभी 40 लाख रुपए डुबो दिए उसमें। अभी ये भी की बात है, अभी एक और मेरा कज़न है, उसने 16 लाख रुपए की क्रिप्टो में डुबोया है। और मैं सबको मना करता हूँ, लेकिन सरकारी दफ्तरों में चले जाएं, जितने यंग स्टाफ है, 22, 23, 24, 25, 26 साल के छोटे छोटे लड़के, क्लर्क ये वो जो हैं, सब के अरे इतना हो गया, अबे इतना बढ़ गया, उसने 100 उठा लिए थे, अरे मुंह में गुटके खाए हुए होंगे और यही बातें कर रहे होंगे। हमारा बड़ी एक तल्ख हकीकत है सर। दोबारा आए उसी पे ना चंद जुमलों में, हमारा ह्यूमन कैपिटल नहीं है। क्रिप्टो सिर्फ उसी वक्त कानूनी हो सकता है और शरई हो सकता है जब इसको दुनिया में कोई रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट करे, इसका कोई मैकेनिज्म हो, इसका कोई वाली वारिस हो। जैसे हर मुल्क की करेंसी का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान की करेंसी का वाली वारिस है। नोट फट गया, खराब हो गया, बैंक में जाके वापस करें, नया लेके आए, कुछ भी देना। जब तक आप इसकी रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी कवानीन हो, तो ये तो आजाद घोड़ा है, दौड़े जा रहा है, जिस जगह चला जाए। वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इस पर कभी ना लगाए पैसा। इंतजार करें कि ये रेगुलेट हो, इसका कानून बने, इसकी कोई जिम्मेदारी ले, इसकी कोई अथॉरिटी बने, इसके कोई रूल्स बने। दूसरी बात, जी सर, हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं और आपका मौका आया सर। जी सर, आखिरी बात तो करने दें। ठीक है सर। आखिरी बात मेरी ये है कि देखें, अगर कौम, हुकूमतों को, इख्तियार वाले लोगों को या कौमों को तय करना हो कि हमारी, अब हम जिस सिचुएशन में, गर्दन तक तो दलदल में है, अब हमारी तरजीहात क्या हो, क्या करें कि हम इससे फड़फड़ा के बाहर निकलना शुरू हो। बाहर तो आ ही नहीं सकते अभी जम लगा के, पता नहीं कितनी, एक नस्ल चाहिए पूरी। लेकिन हमारी 4 बुनियादी बातें हैं। पहली बात यह है कि पीने का पानी, पूरे इस कराची की बात पर्टिकुलरली करता हूँ, पूरे कराची में पीने का पानी, साफ पानी, लोग नाले का पानी पी रहे हैं, गटरों के पानी पी रहे हैं, गटरों के पानी से सब्जियां धुल रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पीने का पानी लेने के लिए 2-2 किलोमीटर लोग दूर जा रहे हैं, टैंकर खरीद रहे हैं, सुजुकियाँ खरीद रहे हैं, ठीक है, और लाइनों से पानी चोरी हो रहा है,
फैक्ट्रियों को भी जा रहा है, दुकानों को भी जा रहा है, वो कोई वाजबात अदा नहीं कर रहे, हाइड्रेंट से टैंकरों से ज्वाली बिलिंग हो रही है। पहला मसला इस मुल्क में, पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है सर, पानी जो पे भी बजट है करेंगे, पानी पे लगाएं। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर। इसी पे सर हम जो है प्रोग्राम का बहुत वक्त हमारे पास शॉर्ट है और पानी पे यकीनन प्रोग्राम करेंगे क्योंकि वाटर दूसरा अमन और फिर तालीम और इंसाफ। ठीक है सर, ठीक है। अशरफ गौरी साहब, अगर मैं कहूँ कि प्रोग्राम को आपकी तरफ से हम कंक्लूड कर दें तो क्या बात करेंगे? मैं यही कहूँगा कि देखें, अगर सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, हमारे सामने चाइना की मिसाइल है, ये वो कौम थी जो अफीम खा के सोती रहती थी। मौज़ूए तंग जो वहाँ का उसने एक तहरीक चलाई, उसको आपके सामने ये चाइना पूरी दुनिया में उसका नाम है। बांग्लादेश पाकिस्तान का ही एक पार्ट था, 45 अरब डॉलर की उसकी इकॉनमी है, एक्सपोर्ट है। हमारी 15 अरब डॉलर की, जो हमारी 2012 में 20 में थी, वो आज 15 हो गई। हम तो इंडस्ट्री को ख़त्म कर रहे हैं। इंडस्ट्री को ख़त्म करना एक तबाही है, ये बात समझ नहीं रहे। जिसकी वजह से तमाम मसाइल पैदा होते हैं। तो जब इंडस्ट्री होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपके कर्जे उतरेंगे। लेकिन बात यह है कि जो भी हुकूमत आती है वो अपना फ़ायदा देखती है। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म, जिस मुल्क का सदर खुद ताजिर हों, जो अपने बिजली घर बना के सप्लाई कर रहे हों, तो उनका एहतसाब कौन करेगा जिनके हाथ में खुद सब कुछ हो? अब मैं क्या आपसे बात करूं? देखें जाके आज ये अपनी नीयतें अच्छी कर लें, अल्लाह ताला अपना फैसला बदल लेगा। ठीक है, नीयतें भी बहुत ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया उबैद शाह साहब, ज़फ़रुल जमील शेख साहब, अशरफ गौरी साहब, आप अपने प्रोग्राम में आए। मसला सिर्फ ये है कि वो कहते हैं ना जनाब, हुक्मरान भी फिर ऐसे ही होंगे, हमें भी अपने रवैये कुछ बेहतर करने होंगे। ये जो तमाम मसाइल हैं उसमें हमें भी अपने ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तक़बिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।